मैंने एक सूखे कुएं में एक बाल्टी पानी डाला और मुझे इन्फिनिट वाटर मिल गया। मैंने समतल जमीन पर सीड्स बिखेरे और देखते ही देखते अनाज का पहाड़ खड़ा हो गया। पास से गुजर रहे एक लड़के ने यह सब देख लिया और उसे लगा कि मैं कोई भगवान हूँ। वो घुटनों के बल बैठ गया और मुझसे अपनी माँ को बचाने की भीख मांगने लगा। उसकी श्रद्धा देखकर मैंने उसे एक काव तैयार रखने को कहा। आखिर इस दुनिया में मिल्क हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महान इमॉर्टल भाई। मैं अभी काव ढूंढ कर लाता हूँ। क्या आपको कुछ और चाहिए? बस मुझे चुन भाई बुलाओ। क्या तुम्हारे घर पर स्ट्रिंग है? मुझे एक फिशिंग रॉड बनानी है। कोई बात नहीं, लेकिन चुन भाई अगर वहां मछलियां ना हो तो परेशान मत होना, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मुझसे विदा लेकर केविन तेजी से घर की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा। डैनियल, तुम आवारा लड़के काम में हाथ नहीं बटाते और बस बिना किसी मतलब के यहाँ भागते रहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? केविन जमीन पर गिर गया और चिल्लाया, पिताजी मुझे मत मारिए, मुझे माँ को बचाने का रास्ता मिल गया है। अचानक वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। तुम्हें ये किसने बताया? चुन भाई ने, जो जंगल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक काव हो तो माँ की बीमारी ठीक करने का रास्ता निकल सकता है। उम्मीद के उलट डैनियल खुश नहीं हुआ। इसके बजाय वो गहरे दुख के साथ नीचे बैठ गया। उसे लगा कि उसके पास अपनी पत्नी को ठीक करने की काबिलियत नहीं है और वो अपने बेटे की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। वो सोचने लगा कि ये सकाल के समय कोई वीरान पहाड़ों में कैसे रह सकता है। उसे लगा केविन जरूर किसी मॉन्स्टर से मिला है। केविन बेचैन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। पिताजी, चुन भाई एक अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझसे बस एक रोल स्ट्रिंग लाने को कहा है। लेकिन डैनियल उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसके बजाय उसने घर में बची हुई आखिरी दो चिकन्स उठाई और मजबूती से बोला, तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने है। मैं खुद उस मॉन्स्टर से मिलने जाऊंगा। अब से इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। इधर मेरी आंख एक लकड़ी के तख्ते पर खुली। मेरी नींद बहुत खराब रही। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कब शीप मिलेंगी। खुद को वुल से ढकना ज्यादा आरामदायक होगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और प्रेशर प्लेट पर पैर रखा। वो वुडन डोर अपने आप खुल गया। ये मैकेनिज्म उस पेड़ से जुड़ा है जिसे मैंने कुछ दिन पहले लगाया था और अब वो एक बड़ा पेड़ बन चुका है। मैंने अपने हाथ मले और उन्हें हवा में फैलाया। पलक झपकते ही मेरी मुट्ठी में एक स्टोन एक्स आ गई। मैंने काम शुरू किया और पेड़ काटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वुड ब्लॉक सीधे मेरी इन्वेंट्री में समाते गए। तभी दूर से केविन की आवाज आई, चुन भाई, मैं वो लाइन ले आया जो आपको चाहिए थी। केविन ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया। मेरे पिताजी को मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो भी साथ आए हैं। उसी पल डायल की नजर घर के बगल में पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सुनहरे वीट का एक खेत लहलहा रहा था। साल के इस समय पका हुआ वीट कैसे हो सकता है? हालांकि वो डरा हुआ था, फिर भी उसने शांत दिखने की कोशिश की और दोनों हाथों से चिकन्स आगे बढ़ा दी। यंग मास्टर चुन, यह अदना सा आदमी अपने बेटे की जान के बदले अपनी जान देने को तैयार है। आपकी शांति में खलल डालने के लिए ये दो चिकन्स माफी के तौर पर स्वीकार करें। मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। मैं सोचता हूँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो? मैं अचानक इतना बड़ा विलन कैसे बन गया? केविन ने आगे बढ़कर सफाई दी। मेरे पिताजी को लगता है कि आप इंसानों को खाने वाले एक मॉन्स्टर हैं। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, वो यकीन ही नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझ पर आपका जादू चल गया है। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अंकल डेनियल, फिक्र मत कीजिए। केविन के लिए मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है। मेरा वादा नहीं बदलेगा। बस अपनी पत्नी और काओ को मेरे घर ले आइए। डैनियल को अब भी डरा हुआ देखकर मुझे एक आइडिया आया। सबसे पहले मुझे यह साबित करना होगा कि मैं कोई विलन नहीं हूँ। आपने मुझे ये दो चिकन्स क्यों दी? चुन भाई, आप वीट क्यों तोड़ रहे हैं? केविन ने मुझे खेत में जाकर वीट के दो ऐसे पौधे तोड़ते देखा जो अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए थे। उसे बहुत बुरा लगा। सब ठीक है, मेरे वीट सीड्स के दूसरे इस्तेमाल भी हैं। डैनियल की हैरान नजरों के सामने जमीन पर गिरे वीट सीड्स जोड़कर मेरी हथेली में आ गए। फिर मैंने देखा कि वे दोनों चिकन्स अचानक उत्साहित हो गई और मेरे हाथ में मौजूद सीड्स को घूरने लगी। मैंने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए मन ही मन उन दोनों चिकन्स के लिए ग्रोथ इफेक्ट एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल डैनियल की आंखें फैल गईं। वो सदमे में चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? केविन भी इतना उत्साहित था कि बोल नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि दोनों चिकन्स एक साथ दुबक गईं और 3 सेकंड से भी कम समय में अचानक एक छोटा सा चिक वहां गया। क्यों अंकल डैनियल? मॉन्स्टर्स ऐसा काम नहीं कर सकते, है ना? डैनियल का दिमाग सुन्न हो चुका था। आपको समझना होगा, वे दोनों हेन्स थीं। फिर भी उन्होंने एक चिक को जन्म दे दिया और वो चिक जैसे कहीं हवा से प्रकट हुआ था। कोई एगलिंग प्रोसेस ही नहीं हुआ। ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। डैनियल बुरी तरह डर गया और सोचने लगा कि मैंने एक भगवान को मॉन्स्टर समझ लिया। डैनियल के पैर कांपने लगे और वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया। वो माथा टेकने लगा। इस तुच्छ इंसान को नहीं पता था कि धरती पर किसी इमॉर्टल का आगमन हुआ है और मैंने आपको राक्षस समझ लिया। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने तुरंत डैनियल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं नहीं अंकल डैनियल, ऐसा मत कीजिए। मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ, बस एक साधारण ट्रैवलर हूँ। हालांकि डैनियल को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है और वो घुटनों पर ही बैठा रहा। फिर उसने मुड़कर केविन को डांटा, बदतमीज लड़के, इमॉर्टल के सामने घुटने टेको। मैं निशब्द रह गया। मैंने जल्दी से बात बदली, आप अपनी पत्नी को कब ला सकते हैं? उनकी हालत गंभीर है, तो देरी करना ठीक नहीं होगा। कल।
क्या इमॉर्टल चंद के पास समय है? सिर्फ गांव के मुखिया के पास एक काव है। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वो इससे मुझे बेचेंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर मैं कल आऊंगा। और मुझे इमॉर्टल चंद मत बुलाओ, मुझे स्टीव कहो। ठीक है, इमॉर्टल चंद। मेरा मतलब है स्टीव। मैंने डैनियल के चेहरे पर सम्मान के भाव देखे और खुद को बेबस महसूस किया। पर काऊ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस उसे मांग कर ले आना। मेरा तरीका जानवर को चोट नहीं पहुंचाएगा। जी महान इमॉर्टल। अचानक डैनियल घबरा गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, इस तुच्छ सेवा की एक और विनती है। एक इमॉर्टल का इन गहरे पहाड़ों में अकेले रहना ठीक नहीं है। क्या आप केविन को यहाँ अपनी सेवा में रहने की अनुमति देंगे? यह सुनते ही केविन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। केविन हमेशा आपके सामने रहेगा। मैं आपका सर्वेंट बनकर रहने को तैयार हूँ। मैंने माथे पर बल डाला और सोचने लगा, अब जब मेरे पास इस दुनिया की शक्तियां हैं तो मुझे खाने या पानी की चिंता नहीं है। लेकिन मैं अपने करंट लेवल से बंधा हुआ हूँ। इस छोटी सी पहाड़ी से ग्रामीणों के साथ व्यापार करना आसान नहीं है। मुझे इन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं मुस्कुराया और बोला, सर्वेंट वाली बात भूल जाओ। लेकिन अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो केविन मेरा छोटा भाई बनकर मेरे काम में हाथ बटाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इमॉर्टल चंद। डैनियल ने हाथ जोड़कर पीछे हटते हुए कहा, और तब तक पीछे हटता रहा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। इधर डैनियल ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो उसकी पत्नी बच जाएगी और उसके बेटे ने एक इमॉर्टल को अपना बड़ा भाई मान लिया है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? वे दोनों हंसते बात करते अपने घर की ओर चल दिए। उधर मैंने वर्क बेंच पर स्ट्रिंग का गोला और वुडन स्टिक रखी और देखते ही देखते एक फिशिंग रॉड सिंथेसाइज हो गई। मैंने डोरी सीधे उस छोटे से पॉन्ड में डाल दी। थोड़ी ही देर में रॉड में झटका लगा, हलचल हुई। हाँ, मैंने एक पकड़ ली। मैंने रॉड खींची। वो एक ब्लूफिन टूना थी। वाकई जहां पानी है वहां मछली पकड़ी जा सकती है। अब मैं जब चाहूं मछली खा सकता हूं। शायद अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं एक एन्चेंटेड बुक भी पकड़ सकूं। मैं बार बार डोरी डालता रहा और इसका आनंद लेता रहा। इसी बीच डैनियल के सामने एक और मुसीबत आ गई। तुम कह रहे हो कि तुम जंगल में एक इमॉर्टल से मिले और तुम्हें बीमारी ठीक करने के लिए एक काऊ चाहिए। गांव के मुखिया सैलिस ने उलझन में अपनी दाढ़ी खुजलाई। उन्हें एक शब्द पर भी यकीन नहीं था। डैनियल बोला, हाँ मुखिया जी, पूरे गांव में सिर्फ आपके पास ही काऊ है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे एक दिन के लिए मुझे दे दे। अगर काम नहीं बना तो मैं इसे खरीद लूंगा। मैं इसके बदले अपनी जमीन दे दूंगा। ओ डैनियल, ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता। मुझे डर है कि कहीं तुम ठगे न जा रहे हो। साइलस ने आ भरी। अगर डैनियल असली डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे के वास्ते गाय बेचना चाहता तो वो बिना सोचे उसे देता। लेकिन डैनियल एक भगवान के जरिए अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए गाय का इस्तेमाल करना चाहता था। ठीक है डैनियल, मैं तुम्हें काऊ दे सकता हूँ, लेकिन कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। डैनियल के जाने के बाद साइलस का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी। यही बात है, क्या तुम समझे? एक हट्टे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया और गुस्से में बोला, पता नहीं वो ऐरा गैरा कहां से आया है जो हमारे गांव के लोगों को ठगने चला है। आपको जल्दी जाकर उस इंसान को पहले ही पकड़ लेना चाहिए। साइलस ने सहमति में सिर हिलाया। उन दोनों ने एक प्लान बनाया और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। अचानक उस रात डैनियल की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। दरवाजे पर लगातार खटखटाहट होने लगी। गांव के मुखिया ने दरवाजा खोला तो सामने केविन खड़ा था। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो सुबह भी नहीं हुई। केविन घबराया हुआ था। मेरी माँ का माथा तप रहा है। वो बहकी बहकी बातें कर रही हैं। पिताजी ने मुझे आपको बुलाने भेजा है। हम अभी चुन भाई के पास जा रहे हैं। गांव के मुखिया की नींद उड़ गई। नहीं, हमें जल्दी से किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा। मुखिया जी, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें काऊ चाहिए। क्या सच में ये इन सब बातों का समय है? तुम्हें अब भी उस धोखेबाज पर यकीन है? तुम्हारे पिता हमेशा से थोड़े अजीब रहे हैं, लेकिन तुम इतना नसमच कैसे हो गए? चुन भाई वाकई ये कर सकते हैं। प्लीज मुखिया दादा, बस हमें काऊ दे दीजिए। केविन को घुटनों के बल गिरते देख साइलस और कुछ न कह सके और उसके पीछे पीछे चल दिए। वो रहे। शुक्र है चुन भाई सोए नहीं है। लगता है वो अभी भी मछली पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ रहे हैं? साइलस सवालों से घिरे थे। पास की नदियां सूख चुकी थीं। वहां मछली कहां से आएगी? मैंने उस दिशा में देखा जहां केविन इशारा कर रहा था। मैं छोटे से पॉन्ड के सामने बैठकर मछली पकड़ रहा था, लेकिन साफ दिख रहा था कि उस पडल में एक भी मछली नहीं थी। मुझे पता था कि वो एक धोखेबाज है। साइलस के मन में बेबसी छा गई। तभी कुछ अजीब हुआ। मुझे पानी के छपाक की आवाज आई। आधे मीटर लंबी एक मछली पानी से बाहर आई। फिर वो सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल गई और सीधे मेरी इन्वेंट्री में चली गई। साइलस ने यह चमत्कार देखा और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुन भाई, मैं काऊ ले आया, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। केविन की आवाज़ सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उस महिला की हालत अचानक बिगड़ गई होगी, वरना वो इतनी सुबह नहीं आता। जल्दी काऊ को यहाँ लाओ। ये कहते ही मैंने बाल्टी का सारा पानी बाहर फेंक दिया ताकि मैं सोर्स को छुपा सकूं। आप इतना साफ पानी ऐसे ही कैसे फेंक सकते हैं? साइलस का दिल बैठ गया। मैंने खाली बाल्टी ली और मन ही मन काऊ को एक्सट्रीम मिल्क पैदा करने का आदेश दिया। बाल्टी के नीचे से दूध की धार बहने लगी और पलक झपकते ही लोहे की बाल्टी भर गई। साइलस दंग रह गए। उनकी गाय एक सूखी और बांझ जानवर थी। मैंने लकड़ी की चम्मच से एक कटोरा दूध निकाला। ठीक है, अब तुम्हारी माँ को बस ये दूध पीना होगा, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी।
ये सुनकर डैनियल ने अपनी पत्नी एलेना को धीरे से जमीन पर लिटाया और सावधानी से दूध उसके होठों तक ले गया। एलेना के चेहरे पर चमक वापस आने लगी। देखते ही देखते उसका चेहरा डैनियल से भी ज्यादा स्वस्थ और गुलाबी दिखने लगा। जैसे वो पूरी तरह ठीक हुई, कई रातों की थकान उस पर हावी हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा और कृतज्ञता के साथ कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर चन। ये तो मामूली सी बात है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अगले ही पल एलेना ने अपना सिर झुकाया और गहरी नींद में सो गई। प्रिय, क्या हुआ? डैनियल घबरा गया। मास्टर चन, अब मेरी पत्नी कैसी है? फिक्र मत करो, उनकी बीमारी ठीक हो गई है। वो बस थक गई हैं और सो गई हैं। मैंने चैन की सांस ली। आखिरकार उनकी जान बच गई। सब खुश थे। बस साइलस फटी आंखों से उस पडल को देख रहे थे। गांव के मुखिया होने के नाते वो जानते थे कि जमीन का पानी सूख चुका है, फिर भी यह पडल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साइलस ने सावधानी से अपना हाथ पानी में डाला। पानी की ठंडक और पहाड़ के झरने जैसी मिठास उनके मुंह में भर गई। ये वाकई जीवन देने वाला पानी था। गांव की फसलें बच गईं। इस पर सिलस को पूरा यकीन हो गया कि उनके सामने खड़ा ये नौजवान धरती पर उतरा कोई देवता है। बुजुर्ग, आप केविन के दादा हैं। आप मुझे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। साइलस जज्बाती होकर लाल हो गए। यह अपना सेवक केविन का दादा नहीं है, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। ये कहकर साइलस घुटनों के बल बैठ गए। मुझ तुच्छ सेवक साइलस का इस इमॉर्टल को प्रणाम। हर कोई मुझे देखते ही घुटनों पर क्यों बैठ जाता है। मैंने जल्दी से साइलस को उठाया। बुजुर्ग, कृपया जल्दी खड़े हो जाइए। मैं बस एक साधारण सा छोटा भाई हूँ। लेकिन साइलस के चेहरे पर अब भी घबराहट थी। उनका दाहिना पैर बुरी तरह थरथरा रहा था। मैंने सोचा और बाल्टी से थोड़ा और दूध निकाला और वहां मौजूद सभी को उसे पीने को कहा। अब कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। मेरी जान का दर्द अब ठीक है। सिलस अपनी उम्र के हिसाब से बहुत हैरान थे। सर्दियों में उनके जोड़ों का दर्द और बुढ़ापे की तकलीफें गायब हो चुकी थीं। दवा देने के लिए शुक्रिया मास्टर चंद। साइलस ने हाथ जोड़कर आभार जताया। मुखिया जी, ये छोटी सी बात है, इसे इतनी गंभीरता से न लें। हालांकि साइलस ने अपना सिर और भी झुका लिया और हिम्मत जुटाकर बोले, मास्टर चंद, ये तुच्छ सेवक आपसे कुछ मांगने की गुस्ताखी करना चाहता है। क्या ये पानी की समस्या है? दरअसल मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि गांव वालों के पास पानी की कमी है। मैं पहले एक दिन रुककर आपकी जिंदगी देखना चाहता था। यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इस तुच्छ सेवक के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ 3 महीने से बारिश नहीं हुई है और खेतों में पानी नहीं है। मास्टर चंद, मैं आपसे आपके फेरी वाटर की मांग करने की हिम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन बस विनती है कि आप ड्रैगन किंग से एक शब्द कह दें। मेरा अगला इरादा बिल्कुल यही है। मेरे पीछे आओ। मैं पूरे ग्रुप को गांव के किनारे की तरफ ले गया। हम लगभग बाउंड्री पर पहुंच चुके थे। मैं मन ही मन सोच रहा है कि हाल ही में फार्मिंग और फिशिंग से मुझे कितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है। अब मैं गांव की सरहद पर हूं। मैं लेवल 8 पर पहुंच चुका हूं और अब मेरी रेंज पूरे गांव तक फैल गई है। आखिरकार मैं उस इनविजिबल बैरियर के पास जाकर रुक गया। ठीक है, इसे यहीं रहने देते हैं। सबसे पहले मैं एक वेल खोदूंगा। फिर मैंने उसमें पानी की 2 बकेट्स डाल दी और एक इन्फिनिट वाटर सोर्स तैयार हो गया। चीफ, कृपया गांव वालों को बता दें, जब भी जरूरत हो वो यहाँ से पानी लेने आ सकते हैं। साइलस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई जब उसने उस पानी को लगातार बहते देखा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन चूंकि यह एक गॉड स्ट्रिक थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपका शुक्रिया। अगर उसे समझ आ जाता तो ये बड़ी अजीब बात होती। क्या आप इसे देखें हमारे गाँव नहीं आ रहे? गैवन थोड़ा निराश लग रहा था क्योंकि मैं वापस जाने की तैयारी में था। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशंस इसकी इजाजत नहीं दी। साइलस ने भी सावधानी से पूछा, क्या मास्टर चंद किसी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं? मैंने एक पल के लिए सोचा, वैसे भी यह कोई राज नहीं है। इसे छिपाने से बेहतर है कि मैं एयर वॉल की ओर कदम बढ़ाऊं। उसी पल आसपास का नजारा जोर जोर से हिलने लगा। उस अचानक आए अर्थक्वेक की वजह से साइलस लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। यह एक ऐसा मंजर था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। साफ आसमान में एक ब्लैक क्रैक दिखाई दिया। वो निशान किसी स्पाइडर वेब की तरह उलझे हुए थे जो लगातार फैलते जा रहे थे। हे भगवान, क्या आपने इसे देखा? आसमान फिर से गिरने वाला है। साइलस इतना डर गया कि उसके पैर जौत दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर चंद, आसमान गिरने वाला है। हमें इसके अंजाम पता है। जल्दी वापस आ जाइए। उसे लगने लगा कि शायद सच में एंसेस्टर्स का अस्तित्व है। दुनिया की तबाही की वह तस्वीर उसके जहन में छप गई थी। आखिरकार उसे इस दुनिया की मुश्किलों का अंदाजा हुआ। वह सोचता है कि अतीत में एंसेस्टर्स रिडेम्पशन क्यों नहीं देखा गया। भगवान और इंसान के बीच एक बड़ा फर्क होता है। मास्टर चंद जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर भी, जो हेवन से आए हैं, कई रिस्ट्रिक्शंस लागू होती हैं और शायद उनके कारण दुनिया भी तबाह हो सकती है। शायद मास्टर चंद ने ऊपर से यहाँ आने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मास्टर चंद सच में एक महान भगवान है। सहमे हुए दिल के साथ साइलस अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी पत्नी ने जो खबर दी उसे सुनकर वह लगभग बेहोश ही हो गई। उनका बेटा हाथ में एक डंडा लेकर उस स्कैमर को ढूंढने निकल पड़ा था। बारनी घबराहट में बार बार खांस रहा था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। उसके हाथ से कटोरा फिसलकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। अरे ओ बड़ू, इतने लापरवाह क्यों हो रहे हो?
क्या आपको चोट लगी है? बूढ़ी औरत ने बाकी सब भूल कर चिंता में पूछा। वह हड़बड़ाहट में दरवाजे से बाहर भागा। पिताजी, आप बाहर आ गए। मेरे हाथ में यह स्टिक देखिए, मैं उस स्कैमर को उसकी नानी याद दिला दूंगा। बानी को डर था कि कहीं वह कोई बेवकूफ़ी ना कर दे, इसलिए उसने उसके सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या हम उस स्कैमर को पीटने नहीं जा रहे थे? वो सीधा सादा आदमी दुखी होकर बोला। बदमाश बेटे, तुम सच में एक बागी बेटे हो। बारनी ने उसे 2 और थप्पड़ मारे। फिर उसने डरते हुए उस दिशा में झुककर प्रणाम किया जहां मैं खड़ा था। ग्रेट स्पिरिट, कृपया बुरा ना माने। हमारी गलती माफ करें। ये देखकर कि आसमान अभी फटा नहीं है। बारनी ने थोड़ा चैन की सांस ली। इसे भूलो। बाद में सभी गांव वालों को इकट्ठा करना, उनसे कहना कि मेरे पास कहने के लिए कुछ बहुत जरूरी है। इधर विलो क्रीक विलेज के प्रवेश द्वार पर सूरज आग उगल रहा था और आदमियों का एक समूह बिना शर्ट के खड़ा था। वे अपने चारों ओर फावड़े फैलाकर पत्थरों पर बैठे थे। यह नर्क जैसा मौसम बर्दाश्त से बाहर है। उनमें से एक आदमी चिल्लाया। वह खड़ा हुआ और विलेज चीफ से शिकायत करने लगा। चीफ, आपने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? किसी और ने भी आवाज उठाई। आसपास के लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया, जबकि बारनी शांति से बैठकर अपना पाइप पीने लगा। उसने धीरे से धुएं के छल्ले छोड़े और कहा, यह एक बहुत बड़ी खबर है। बारनी वहीं बैठा रहा जबकि गांव वाले शिकायतें करते रहे। चीफ, आखिर बात क्या है? उसने बस अपनी दाढ़ी सहलाई। खैर, मैं थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ। सब करीब आ गए। क्या बात है चीफ? पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए। बारनी ने उनसे पूछा कि अभी हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। सब एक साथ चिल्लाए पानी। वे जोश में विलेज चीफ के इर्द गिर्द जमा हो गए। ठीक है, इतने उत्तेजित मत हो। वापस बैठो और शांति से इंतजार करो। बारनी अपने चेहरे पर उड़कर आती थूक को पोंछते हुए बोला। ये देखकर कि बारनी टस से मस्त नहीं होगा, वे आहें भरते हुए बिखर गए। इंतजार करने के अलावा वे कर ही क्या सकते थे? लगभग 10 मिनट बाद जब सारे गांव वाले आ गए, बारनी ने अपना पाइप रख दिया। सीधे इस दिशा में जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ो और तुम पहुंच जाओगे। अगर सब्र नहीं हो रहा तो जाओ। बारनी के बोलते ही कई लोग आगे की तरफ भागे। पानी है, सच में पानी है। हाँ, ये कितना मीठा है। वे उस वाटर सोर्स की ओर दौड़े और हाथों से पानी भरकर पीने लगे। कुछ को तो इससे भी तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने अपना पूरा सिर ही पानी में डुबो दिया। दूसरी तरफ ग्रेग ने पूरी तरह हैरान होकर पूछा, चीफ, क्या आपका मतलब है कि जब से हम गए हैं आप यहाँ फिशिंग कर रहे हैं? हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे मछलियां नहीं, बस बेकार का कूड़ा कचरा मिल रहा है। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा। मुझे माफ कर दीजिए चीफ, मेरी माँ एक गंभीर बीमारी से उबर रही थी और मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता था। मुझे पहले आ जाना चाहिए था। ग्रेग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मुझे इतने लंबे समय तक अकेले फिशिंग करने के लिए छोड़ दिया। वो सोचता है कि अगर उसे पता होता तो वह जरूर मदद करता, लेकिन अगर तुम जल्दी आ जाते तो मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारी माँ के पास वापस भेज देता। मैंने उसे चिढ़ाते हुए हाथ हिलाया। नफरत का नाटक करते हुए मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो। लो, इन्हें पहनकर देखो, क्या ये फिट है? इसके साथ ही मैंने लेदर बूट्स की एक जोड़ी निकाली और ग्रेग को थमा दी। चीफ, आप सच में कमाल है। ग्रेग चिल्लाकर कहता है, मैंने पहली बार किसी को पानी से बूट्स पकड़ते देखा है। मैं खुद भी एक्साइटेड होने ही वाला था। बस यूं ही खड़े मत रहो। क्या हुआ? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या चल रहा है? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब कैसे मुमकिन है? तुम घर जाकर इन्हें जैसे चाहो टेस्ट कर लेना, बस इन बूट्स को पहन लो। क्या ये ठीक रहेगा चीफ? ग्रेग जमीन से उठा, उसका चेहरा अभी भी उत्साह से लाल था। अब हम क्या कर रहे हैं? क्या तुम अपने साथ कोई नाइफ लाए हो? मैंने ग्रेग की पीठ पर लटके बास्केट की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, उस नाइफ से अपने हाथ पर एक कट लगाओ, इतनी ताकत लगाना कि चमड़ी कट जाए। ग्रेग जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपने बाएं हाथ पर वार किया। वो सोचने लगा कि क्या उसने अभी नाइफ तेज नहीं किया था? अगर ये सब कुछ आसानी से काट देता है तो मुझे क्यों नहीं काट रहा? ये देखकर कि उसके बाएं हाथ पर कोई असर नहीं हुआ, ग्रेग ने ब्लेड को ध्यान से देखा। कितनी अजीब बात है, ये कुंद भी नहीं है और इस पर कोई निशान भी नहीं है। क्या मैंने पर्याप्त बल नहीं लगाया, या फिर ये वो बूट्स हैं जो चीफ ने मुझे दिए हैं? आखिर इनका साइज भी बदल सकता है, तो क्या ये ब्लेड को भी रोक सकते हैं? लेकिन अगर ये वाकई ये बूट्स हैं तो उसने इन्हें पैरों में पहना है, फिर इन्होंने हाथ का घाव कैसे रोका? ग्रेग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोबारा कोशिश करो, थोड़ी और ताकत लगाओ, मैंने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। ठीक है। इस बार ग्रेग ने अपनी आधी ताकत लगा दी। जैसे ही ब्लेड उसकी त्वचा के संपर्क में आई, एक सफेद निशान उभर आया। सेट की आर्मर वैल्यू कंफर्म हो गई थी। ये दूसरे लोगों के पूरे शरीर पर असर डाल सकती है और उनकी वैल्यू को बहुत बढ़ा सकती है। जब तक मैं लेदर आर्मर को सिंथेसाइज करता हूं, तब तक डिफेंस 3.5 पॉइंट्स हो जाएगा। तब तक मेरे गांव वालों के लिए साधारण ब्लेड्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। ऐसा लगता है कि ये आर्मर वैल्यू पॉइंट अब भी काम का है। भविष्य में जो भी बूट्स मिलेंगे उन्हें संभाल कर दूसरों को दिया जा सकता है। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था। पास खड़े ग्रेग के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। यकीनन ये सब इन बूट्स की वजह से था। ये कोई साधारण बूट्स कैसे हो सकते हैं? ये तो साफ तौर पर वो मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके बारे में गांव के बुजुर्ग बात करते थे। ये मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या मैं वाकई इस दैवीय वस्तु के लायक हूँ? ग्रेग सोचता है कि ये लेदर बूट्स कितने अद्भुत हैं। पहले मुझे एक बात साफ कर लेने दो, मैं सफाई का बहुत शौकीन हूँ।
मेरी आवाज़ गूंजी। ग्रेग ने सिर उठाया और महसूस किया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब अपने होश में आया। मैं अपना सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। तुमने ये बूट्स पहले ही पहन लिए हैं। अगर मैं इन्हें अब वापस लूंगा तो मैं इन्हें वापस उसी तालाब में फेंक दूंगा जिसे मालिक को चीज़ लौटाना ही माना जाएगा। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए। और ग्रेग, मुझे लगता है तुम एक बात गलत समझ रहे हो। मैं उसके और करीब गया। मैंने धीरे से ग्रेग के बालों को सहलाया और गंभीरता से कहा, सच कहो तो मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा जरूरी है। आखिर मैं नहीं चाहता कि मेरा पहला छोटा भाई या असिस्टेंट बिना ये जाने कि क्या हो रहा है किसी मामूली एक्स्ट्रा के हाथों मारा जाए। मैं अभी भी तुम्हारे हाथ की चाय पीने, पानी पीने और तुम्हारे काम आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसके बालों को इतनी जोर से सहलाया कि ग्रेग का पूरा शरीर कांपने लगा। ग्रेग इतना भावुक हो गया कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके माता पिता के अलावा ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। उसकी आंखें भर आईं। हाँ, ये सही है। भविष्य में मैं तुम्हें पूरा सेट दूंगा। तुम हमेशा इतने भावुक हो जाते हो। सावधान रहो वरना मैं तुम्हें हाई ऑल्टीट्यूड फ्री फॉलिंग का अनुभव करा दूंगा। और एक और बात, अब हमारे पास पानी है तो अपने बाल अक्सर धोया करो। तुमने मेरे हाथों को इतना चिपचिपा कर दिया है कि इससे खाना बनाया जा सकता है। ग्रेग ने घबराहट में सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ देखा और पलकें झपकाईं। खुद को थोड़ा साफ रखो। शायद कोई लड़की तुम्हें पसंद कर ले, फिर तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे सिर को ज्यादा आराम से सहला पाऊंगा। चलो अच्छा है, बॉस नाराज नहीं है। ग्रेग ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, समझ गया बॉस। ग्रेग, मैं तुम्हें ये एक्स दे रहा हूँ। अब तुम्हें जो करना है वो ये कि इसे मेरे लिए उठाओ और बस उस पेड़ को काट दो। मैंने स्टोन एक्स निकाला और ग्रेग को थमा दिया, फिर 2 कदम पीछे हट गया। बॉस, आप थोड़ा और पीछे क्यों नहीं हट जाते? ग्रेग ने सुझाव दिया, ताकि पेड़ गिरकर मुझे चोट ना पहुंचा दे। हाँ, चिंता मत करो, ये पेड़ नहीं गिरना चाहिए। और अगर यह गिर भी गया तो ज्यादा से ज्यादा ये मुझे उछाल देगा और मेरे क्या 2 हेल्थ बार्स कम हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर हिलाते हुए अपनी नजरें उस पर जमाए रखी। लेकिन अगर ये पेड़ आपको लग गया तो? मैं बॉस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मत भूलो कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ग्रेग शांत हुआ और दृढ़ संकल्प के साथ पेड़ काटने लगा। मैं उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि बार बार होने वाले वार से पेड़ हिल रहा था। मैं एक बहुत ही जरूरी एक्सपेरिमेंट के लिए एक रियल लाइफ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या मेरे अलावा कोई और इन एमसी टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है? क्या इनकी पावर में कोई कमी आएगी या इनके इस्तेमाल पर कोई लिमिटेशन होगी? मिसाल के तौर पर शायद इनके इस्तेमाल के लिए भी वैसी ही कंडीशन जरूरी हों जैसे डिफेंस इक्विपमेंट के साथ थी। दरअसल मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ये बिल्कुल गेम की तरह ही काम करता है और फुल बॉडी डिफेंस देता है। यही चीज मेरे फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स तय करेगी। आखिरकार अगर मुझे बेस एक्सपैंड करना है तो मैं ये अकेले नहीं कर सकता। अकेले 100 लोगों का पेट पालने में मेरी जान निकल जाएगी। फूड मेरी टॉप प्रायोरिटी है। सबसे पहले मुझे टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा। उधर बेस की बात करें तो वहां ज्यादा सीड्स नहीं है और उनका अपना एक ग्रोथ साइकिल है। फिलहाल खाना हासिल करने का सबसे आसान तरीका कुकिंग है। इसीलिए सभी एक्सपेरिमेंट्स में से मैं फिशिंग रॉड को टेस्ट करने वाला हूँ। और आखिर में, ताकि मेरे पास काफी समय सके और कोई मछली हुक पर न फंसे जिससे एक्सपेरिमेंट समय से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि गलत रिजल्ट्स मिलना बहुत बुरा होगा। अभी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि पेड़ 2 हिस्सों में बंट जाए और एक क्यूबिक वुड ब्लॉक नीचे गिरे। सेकंड बेस्ट ये होगा कि ब्लॉक तो ना मिले लेकिन ट्रंक हवा में ही लटका रहे। जहां तक वर्स्ट सिनेरियो की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि वैसा कुछ न हो, लेकिन जैसे ही मैं उस लकड़ी को देखता हूं वहां कोई वाइट क्रैक्स नजर नहीं आते। इसके बजाय जैसे जैसे चॉपिंग जारी रहती है वो गैप और बड़ा होता जाता है और मुझे मेरा जवाब मिल जाता है। ये हो रहा है। उस गैप ने आधे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया है और अब वो विशाल ट्रंक खड़ा नहीं रह पा रहा। वो हवा में डगमगाने लगता है। बस होने ही हुआ है। ग्रेग एक ही किक मारकर गैप के दूसरी तरफ चला जाता है। एक जोरदार धमाका होता है। पूरा पेड़ गैप की तरफ गिर जाता है और जमीन से धूल का गुबार उठता है। ऐसा लगता है ग्रेग, ये वर्स्ट केस सिनेरियो ही है। मेरी दुनिया में भी हकीकत के कानून लागू होते हैं। मेरे विचार आधे में ही धुंधले पड़ गए। बॉस, मैंने पेड़ काट दिया। ग्रेग खुशी से झूम रहा था और उसने आदतन मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। बस रिजल्ट मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम कंट्रोल कर सको, इसलिए खुद को दोष मत दो। मैंने सिर हिलाया और उसे स्टोन एक्स थमा दी। अब इसे ट्राई करो। हम दोनों ने स्टोन पिकैक्स और स्टोन हो के साथ एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ की 3 वाटर ब्लॉक से सीड्स भी गिराए। सब कुछ फेल हो गया। साफ है कि विलेजर्स से खुद खेती कराने का प्लान फिलहाल के लिए धरा का धरा रह गया है। शायद चीजों के बदलने के लिए मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरी दुनिया विलेज तक न फैल जाए। मैंने ग्रेग को पानी में फिशिंग करने के लिए कहा। कामयाबी की उम्मीद बढ़ाने के लिए मैंने पॉन्ड का साइज डबल कर दिया। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लगे, ये मेहनत वसूल होगी।
इसका मतलब होगा कि खाने की समस्या हल हो गई। मुझे बस ज़रूरत के हिसाब से फिशिंग रॉड्स बनानी होंगी, उन्हें विलेजर्स में बांटना होगा और उन्हें खुद मछली पकड़ने देना होगा। हाथ में एक पत्ता लिए मैं पालथी मारकर बैठा बोर हो रहा था और एप्पल खा रहा था। हालांकि मेरे पास शेयर्स नहीं है और मैं पूरे पत्ते हासिल नहीं कर सकता, फिर भी मैं उन्हें हाथ से खींचकर निकाल सकता हूँ। इंसान को इतना भी लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। वैसे ये एप्पल वाकई बहुत स्वादिष्ट है और ये काफ़ी बड़ा भी है। मैंने आखिरी बाइट ली और एप्पल कोर को एक तरफ फेंक दिया। मैं खड़ा हुआ और डूबते सूरज के नीचे पानी के किनारे बैठी उस आकृति को देखने लगा। मैंने एक ठंडी आ भरी। क्या ये वाकई काम नहीं करता? हालांकि मेरे पास कोई घड़ी नहीं है और मुझे सही वक्त का अंदाजा नहीं, लेकिन सूरज की ढलान देखकर लगता है कि 5 या 6 घंटे गुजर चुके हैं। ये तो ग्रेग का शुक्र है जो इतनी देर तक टिका रहा। अगर मुझे बिना किसी शिकार के आधे घंटे पानी के किनारे बैठना पड़ता तो मैं फिशिंग रॉड खींचकर देखता कि आखिर माजरा क्या है और वापस अपने एप्पल खाने में लग जाता। ठीक है ग्रेग, रॉड समेट लो, अब तुम्हें फिशिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे समझाने के लिए पास गया। ग्रेग वो टकटकी लगाकर पानी में तैरते बॉबिंग फ्लोट को देख रहा था। बॉस, मुझे थोड़ी देर और फिशिंग करने दीजिए, शायद मैं कामयाब हो जाऊं। मेरा पक्का इरादा देखकर ग्रेग मायूसी से फिशिंग रॉड थमाने के सिवा कुछ न कर सका। अभी भी एक चीज़ है जिससे मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैंने वो कॉम्पोस्टर बाहर निकाला जो मुझे पहले मिला था। ये मुझे अपनी जिज्ञासा की वजह से क्राफ्टिंग टेबल पर अचानक मिल गया था। वो सोच रहा है, मैं इस बारे में सोच रहा था कि मटेरियल्स और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को देखते हुए ये ब्लॉक कैसे काम करेगा। लेकिन ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस और यहाँ चीज़ों के खत्म होने के तरीके को दर्शाता है। मैं हार मानने को तैयार नहीं था, भले ही नतीजा हम दोनों के लिए अनिश्चित था। हमारी उम्मीदें पलक झपकते ही खत्म हो गईं जब नीचे कुछ ग्रीन पार्टिकल्स दिखाई दिए और फिर पॉप। मैंने थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसे देखा। आखिरकार मुझे कोई काम की चीज़ मिल गई। अंदर प्लांट्स रखने से कंपोस्ट लेयर्स की गिनती बढ़ती रही। आखिरकार वो बिखरी हुई मिट्टी जैसे दिखने वाले ब्लॉक में बदल गया। बॉस, मैं इसे अंदर नहीं डाल पा रहा हूँ। ग्रेग कहता है कि अगर आप अगली बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इनर ब्लॉक को बोन मील में बदल सकते हैं। हालांकि ग्रेग ये स्टेप नहीं कर पा रहा था। कोशिश करो और देखो क्या तुम इस ब्लॉक को बाहर निकाल सकते हो। ग्रेग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो फर्टिलाइजर से भरे कॉम्पोस्टर को टस से मस न कर सका। मैं नहीं कर सकता, ये बहुत भारी है, ग्रेग हाफते हुए बोला। तो फिर ऐसा ही सही, मैंने जवाब दिया। भले ही नतीजा बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन कम से कम एक सेफ्टी नेट तो है ना? कंपोस्टर के साथ मैं विलेजर्स से खाने के बदले बोन मील का ट्रेड कर सकता हूँ। ये खाने की समस्या सुलझाने का एक तरीका है। मैंने आसमान की तरफ देखा और ग्रेग से कहा, काफी देर हुई है, आज के लिए वापस जाओ, अपना बास्केट ले आओ, ये आज के लिए तुम्हारा रिवॉर्ड है। शर्म मत करो, ये ग्रिल्ड फिश बहुत मजेदार है, खासकर इसकी स्किन। मैंने अपने बैकपैक से ग्रिल्ड फिश निकाली और उसे थमा दी। मैंने उसे बड़े उत्साह से उसे खाना दिया। बॉस, ये बहुत ज्यादा है, अगर तुम इसे खत्म नहीं कर सकते तो इसे मत रखो, ये खराब हो जाएगी और तुम इसे वापस भी नहीं ला पाओगे। ये सच है, दरअसल ये वाकई थोड़ा ज्यादा है। मैं ग्रेग की हाइट को देखता हूँ और फिर ऊपर तक भरी हुई टोकरी को। ये लगभग छलक रही है, अब इसे वापस ले जाना मुश्किल होगा, है ना? मैंने कुछ मछलियां बाहर निकाली और उन्हें पैक कर दिया। मैंने सवाल पूछा और ग्रेग ने टोकरी उठाते हुए बार बार सिर हिलाया। अब ये लगभग तैयार है, ये 2 एप्पल्स भी ले लो, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी बहन के लिए। मैंने 2 और एप्पल्स निकाले, एक पर थोड़ा निशान है। मैंने अभी निकाला हुआ एप्पल वापस रख लिया। क्या तुम्हारे विलेज चीफ और विलेजर्स ने उस वाटर सोर्स के बारे में बात की थी? मैंने उत्सुकता से पूछा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। मैंने बहुत से लोगों को वहां से पानी भरते हुए भी देखा, इसलिए मुझे जाकर देखना होगा। मुझे इस दुनिया में आए कई दिन हो गए हैं, अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारे विलेज चीफ और विलेजर्स को ही देखा है। बस चीफ, ग्रेग की फैमिली और ये कुछ लोग। ग्रेग ने पूछा, क्या आपको मेरी जरूरत है बॉस? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वहां अकेला जा सकता हूँ। उस दिन के कुदरती नज़ारे ग्रेग के जहन में कौंध गए। उसके चेहरे पर दहशत देखकर मैं कैसे न समझ पाता कि वो क्या सोच रहा है। रिलैक्स, मैं सिर्फ वाटर सोर्स तक ही जाऊंगा, मैं रास्ते से ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हाथ में वीट सीड्स लिए मैं सीटी बजाते हुए खेत के किनारे शांति से चल रहा हूँ। मेरे पीछे 2 मुर्गियां गेट पर फड़फड़ाती हैं और अनाड़ी तरीके से मेरे पीछे रख जाती हैं। उनकी नज़रें गेहूं पर जमी हैं। मैं ग्रेग से कहता हूँ, तुम्हें हर वक्त उन 2 मुर्गियों को घूरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, वो भागेंगी नहीं। मैं ये ग्रेग से कह रहा हूँ जो लगातार पीछे मुड़कर देख रहा है, इस डर से कि कहीं मुर्गियां भाग न जाएं। और शायद अगर तुम थोड़ी देर पीछे न देखो तो तुम्हारे पास 2 या 3 और मुर्गियां आ जाए। शायद बॉस, ये 2 मुर्गियां आपके साथ ही रहें। क्या आपको चूज़ों के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है? इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 2 चूज़े निकालने हैं। ये मुर्गियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, 2 या 3 दिनों में वे बढ़ सकती हैं और चूज़े निकाल सकती हैं। इसके अलावा तुम्हारी माँ अभी अभी ठीक हुई है, इन 2 मुर्गियों को वापस ले जाओ, इनके अंडे तुम्हारी माँ की सेहत सुधारने में मदद करेंगे। ग्रेग ने जल्दी से सिर हिलाया और दबी आवाज में बोला, हम ये अंडे नहीं खाते, हम इनके इकट्ठा होने का इंतजार करेंगे और मेरे पिता इन्हें शहर ले जाकर बेच देंगे। मेरी माँ भी इन्हें खाने को तैयार नहीं है, अगर वो इन्हें उबालती भी हैं तो मेरे पिता के लिए छोड़ देती हैं। अगर अंडे का छिलका टूट भी जाए तो मेरे पिता उन्हें हमारे लिए बचा लेते हैं।
हालांकि उसी पल मुझे आगे से एक शोर सुनाई दिया, इंसान वाकई सामाजिक प्राणी है, कितनी रौनक है। मैंने दुनिया से हार नहीं मानी है, इसलिए कुदरती तौर पर मुझे हलचल पसंद है। शोर सुनकर अनजाने में ही मेरी रफ्तार बढ़ गई। जब मैं उस जगह पहुंचा तो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ दो गुटों में बंटी हुई थी। एक का नेतृत्व एक बूढ़ी औरत कर रही थी, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे। लोगों की एक बड़ी भीड़ जमीन पर घुटनों के बल बैठी मेरी तरफ देख रही थी, और उनके सामने कई इंसेंस स्टिक्स लगी हुई थी। उन्होंने चिकन, टोफू, कुछ सूखे मेवे और ऐसे फल रखे थे जिन्हें मैं पहचानता भी नहीं था, और साथ ही वे कुछ बुदबुदा रहे थे। दूसरा ग्रुप बिग डैन के नेतृत्व में था, जिसमें हट्टे कट्टे आदमी थे। उन आदमियों की तादाद बहुत कम थी, और उनके चेहरे के हाव भाव बहुत बेचैन थे, जैसे वे भी घुटने टेकने वाली भीड़ में शामिल होना चाहते हों। ये बताना जरूरी है कि लियो भी घुटनों के बल बैठा था, और वो बड़ा आदमी लियो जूनियर अपने पिता के पीछे खड़ा था, जबकि गपशप करने वाले पॉल और सारा कांपते हुए एक तरफ खड़े थे। सबने कहा था कि लॉर्ड आर्थर को दूसरों का घुटने टेकना पसंद नहीं है। वे सुनते क्यों नहीं? अपनी बेहतर सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैंने सुना कि सारा और पॉल क्या कह रहे थे। मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस सब की वजह क्या है। ये लोग मुझे भगवान की तरह पूज रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। मैंने बचपन से ही अपने पूर्वजों के आगे घुटने टेके हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मरने से पहले ही कोई मेरे लिए इंसेंस जलाएगा। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो पॉल था जो अपने दिल में थोड़ी हिम्मत जुटा रहा था। उसने सिर उठाया और उसकी नजरें मुझसे टकराईं। इस पल मेरे सामने का नजारा वाकई मुझे बेजुबान कर गया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन पॉल की नजरों में दयालु और प्यारे लॉर्ड आर्थर बेखौफ और भावहीन थे। जाहिर है कि वो नाखुश थे। ओह नहीं, मेरे भगवान, लॉर्ड आर्थर वाकई हमें देख सकते हैं? क्या वो इसी तरफ नहीं आ रहे? लॉर्ड आर्थर का चेहरा देखकर लगता है कि वो मुझसे नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें दूसरों का घुटने टेकना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया। अगर वो इसकी वजह से स्वर्ग लौट गए तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे। वो मेरे स्वभाव से उतना वाकिफ नहीं है जितना ग्रेग है। वे उस स्वर्ग के देवता की चेतावनियां थीं जो इस विलेज चीफ को दी गई थीं, लेकिन मैं नाकाम रहा और लॉर्ड आर्थर को खुद बाहर आना पड़ा। मैंने सुना है कि एक सम्राट का क्रोध लाखों लाशें बिछा देता है, लेकिन एक लॉर्ड का क्रोध दुनिया को तबाह कर देता है। पॉल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाला था। आखिरकार भारी दबाव के चलते वो किसी और चीज की परवाह नहीं कर सका। वो जोर से घुटनों के बल बैठ गया। आम नागरिक पॉल शहर के रक्षक का स्वागत करता है। पर्वत का फरिश्ता प्रकट हुआ है। पॉल की बात सुनकर घुटने टेके हुए लोगों के शरीर कांपने लगे और उन्होंने अपने सिर मजबूती से जमीन पर टिका दिए। कुछ बहादुर लोगों ने चोरी छिपे नजर डालने के लिए धीरे से अपना सिर उठाया, फिर जल्दी से नीचे देख लिया। वो लॉर्ड आर्थर हैं। वो मेरे बेटे जितने बड़े क्यों नहीं लगे, वो काफी हैंडसम है, लेकिन वो भगवान जैसे नहीं दिखते। एक बूढ़ी औरत ने मेरा रूप देखा और उसके दिल की हैरानी और शक काफी कम हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और दूसरों से फुसफुसाकर कहा, मैं तो बस इतना देखती हूँ कि वो किसी परिवार के छोटे मालिक जैसे लगते हैं, दिखने में बिल्कुल पढ़ाकू। क्या ऐसा हो सकता है कि साहित्य का तारा धरती पर उतरा हो? कुछ मत कहो, भगवान देख रहे हैं, हम बहुत दूर हैं, वो हमें नहीं सुन पाएंगे, है ना? मुझे अफसोस है, लेकिन मैं सब कुछ साफ सुन रहा हूँ, उसने लगभग मेरे कान में ही चिल्लाकर कहा था। मैंने मन ही मन सोचा, विलेज चीफ, मैं वाकई कोई भगवान नहीं हूँ। आपको घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, खड़े हो जाइए। मैं भगवान नहीं हूँ, तो क्या हमें घुटने टेकने चाहिए या खड़े रहना चाहिए? ग्रामीणों ने पॉल की तरफ देखा, उसके फैसले का इंतजार करते हुए। वो खड़ा हुआ और बाकी सब भी उसके साथ खड़े हो गए। जब ग्रामीण खड़े हुए तो मेरी सांस अटक गई। पहले वे घुटने टेके हुए थे और उनके शरीरों पर पतले कपड़े थे, लेकिन अब जब वे खड़े हैं, मैं साफ देख सकता हूं कि मेरे सामने मौजूद हर ग्रामीण हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। उनकी टांगें झाड़ू की तीलियों जैसी पतली हैं। उनके कपड़ों के खुले कॉलर से हड्डियां साफ दिख रही हैं और आप उनके सीने की पसलियों को एक एक करके गिन सकते हैं। मुझे तो यह भी शक है कि अगर हवा थोड़ी तेज चली तो ये लोग गिर जाएंगे। हालांकि मैंने पहले ही सोचा था कि स्थिति बहुत गंभीर है। ये किसी युद्धग्रस्त देश के लोगों से अलग नहीं है, ये अकाल है। मैंने बिना किसी शोर के हवा से एक वुडन बोर्ड निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। मुझे यह वुडन बोर्ड कहाँ से मिला? जब ग्रामीणों ने उस बोर्ड को अचानक प्रकट होते देखा तो उनकी चर्चा की आवाज बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। ओह, सही कहा। दूसरे कहते हैं कि वे भगवान नहीं है, ये तो एक देवता की विनम्रता है। हम पर इतनी आंख मूंद कर कैसे यकीन कर सकते थे? इस पल सभी ग्रामीण पूरी तरह खामोश रहे। किसी की एक आवाज निकालने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनके शरीर अचानक तन गए। वे तपते सूरज के नीचे सीधे खड़े रहे। पसीना उनके माथे से बहकर उनकी आंखों में जा रहा था, लेकिन किसी ने उसे पोंछने की हिम्मत नहीं की। लॉर्ड, अब क्या करने वाले हैं? मैंने जल्दी से 4 मीटर चौड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैंने विलेज चीफ से पूछा, पॉल, मुझे बताओ, गांव में कितने परिवार हैं? कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 14 परिवार, कुल 54 लोग। मैंने अपने स्पेस से 14 ग्रिल्ड फिश निकाली और उन्हें प्लेटफॉर्म पर रख दिया। वे सब करीब आधा मीटर लंबे थे। पूरा प्लेटफॉर्म उनसे भरा हुआ था। वो मछलियां थीं, असली मछलियां। आखिर इतनी बड़ी मछलियां आई कहां से?
जब से झील का रहना बंद हुआ था उन्होंने सदियों से मछली नहीं देखी थी, यहाँ तक कि उंगली जितनी छोटी मिनोज भी नहीं। चारों तरफ हैरानी की आहें गूंजने लगीं। गांव वाले अपनी लार टपकाते हुए बस उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें उन मछलियों पर टिकी थीं और उनकी गर्दनें उत्साह में ऊपर नीचे हो रही थीं। वे पागलों की तरह मुस्कुरा रहे थे। इनमें से सिर्फ एक मछली अगर जड़ों और साग सब्जियों के साथ संभल कर खाई जाए तो उनका आधा महीना निकाल सकती थी। अब मेरे बच्चे आखिर कुछ फैट खा पाएंगे। मैंने कहा, मैं ये मछलियां विलेज चीफ को दे रहा हूं ताकि वो सबको बांट सकें। ध्यान रहे कि हर घर को एक मछली जरूर मिले। अब से हर दिन इसी समय मैं यहाँ इतनी ही मछलियां रखूंगा। ये सब हमारे लिए है। अब हमारे पास भविष्य के लिए खाना है। इसका मतलब है कि अब हम भूखे नहीं मरेंगे। इस पल में मेरी आवाज़ किसी स्वर्ग के संगीत जैसी लग रही है। ये सीधे सबके दिल पर दस्तक दे रही है। वे हंसना चाहते हैं और रोना भी, लेकिन गॉड उन्हें देख रहा है। वे मेरे सामने अपना आपा नहीं खोना चाहते। उन्हें डर है कि कहीं मैं उन्हें छोड़ ना दूं। क्या ये वाकई सब हमारे लिए है? जैसे ही सब उस खुशी में डूबे थे उसी बीच रॉबर्ट खड़ा हुआ और उसने एक सवाल पूछा। मैं बस कहने ही वाला था कि ये सब फ्री है और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने रॉबर्ट के चेहरे पर चिंता देखी। उसे डर है कि कहीं गांव वालों को इस तरह दूसरों पर निर्भर रहने की आदत ना पड़ जाए कि बस कोई आए और उन्हें खिला दे। एक दिन जब मैं ये सप्लाई रोक दूंगा तो मेरा चमत्कार फीका पड़ जाएगा। तब मुझे लोगों की समझदारी नहीं बल्कि गालियां मिलेंगी। मैंने वो शब्द वापस अंदर ले लिए जो बस मेरी जुबान पर आने ही वाले थे। मैंने कुछ देर सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक ये सब सिर्फ तब तक के लिए है जब तक तुम्हारी क्रॉप्स ठीक नहीं हो जाती, और ये मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। मैंने 7 कॉम्पोस्ट बिन्स बनाए और उन्हें प्लेटफॉर्म के किनारे एक के बाद एक रख दिया। अब तुम्हें जो करना है वो ये है कि इन बकेट्स को पत्तों और दूसरे पौधों से भर दो। सैम तुम्हें बाद में सारी डिटेल्स दे देगा। तुम्हें मुझे आज का हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। ये जगह पहले ही मेरी दुनिया के किनारे पर है। बकेट्स भरने के लिए घास फूस और पत्ते हर जगह मौजूद हैं, इसलिए उन्हें इकट्ठा करना आसान है। इस तरह जब रेंज गांव तक पहुंच जाएगी तो सिंथेटिक फ्लावर भी काफी मात्रा में वीट सीड्स पैदा कर सकेगा। वो सीड्स यहाँ के लोगों का पेट भरने के लिए काफी होंगे। गांव वाले मेरी इस शर्त के लिए शुक्रगुजार हैं। ये आधा मीटर लंबी मछलियां हैं। अगर काम दुगना भी हो जाए तो भी 7 बॉक्सेस कुछ भी नहीं है। हम तैयार हैं। शुक्रिया लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड। गांव वाले फिर से घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। वो आवाज कान फोड़ देने वाली थी। यहां तक कि पेड़ों पर बैठे परिंदे भी डरकर उड़ गए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कोई गॉड नहीं हूं। मैं मन ही मन बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मेरा मन कर रहा है कि किसी गड्ढे में छिप जाऊं। मैंने शाम को वापस जाने को कहा और मैं अकेला खामोशी से जंगल की तरफ निकल गया। उन लोगों के चेहरे पर बहती नाक और आंसू देखकर मैं उनकी तकलीफों के बारे में सोचने लगा। वे बहुत दुखी हैं और उन्हें अपना गुबार निकालने के लिए एक रास्ता चाहिए। जैसे ही मैं दूर गया, गांव वालों की भावनाएं और काबू में नहीं रहीं और वहां का नज़ारा एकदम बदल गया। मैं अब भी यादों में खोया हुआ था। बहुत बढ़िया, अब खाना है। मेरे बच्चे आखिर भूखे नहीं सोएंगे। मेरे दूसरे और चौथे बेटे, तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। काश तुम थोड़ा और रुक जाते तो तुम इमॉर्टल लॉर्ड का इंतजार कर पाते। कुछ लोग इशारे कर रहे थे और बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, जबकि कुछ पहले हंसे और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, रॉबर्ट अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। ठीक है भाइयों, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सब काम पर लग जाओ। इन मछलियों को घर ले जाओ और पकाओ। तुम्हारे परिवार इंतजार कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक मैं लगभग पूरा दिन तालाब के पास फिशिंग करता रहा। शाम ढलते ही मैं उन मछलियों को पानी के पास ले जाता ताकि कंपोस्ट बिन से बोन मील इकट्ठा कर सकूं। रात के वक्त मैं उस बोन मील का इस्तेमाल करके वीट को जल्दी उगाता, उसे काटता और सीड्स और वीट हासिल करता। सबसे जरूरी बात, मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे और फिर मैं दोबारा फिशिंग करने लगता। पागलों की तरह पूरी रात इस मेहनत के बाद मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। ज़्यादा समय नहीं लगा और मैंने फिर से लेवल अप कर लिया और आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी। पूरे गांव को कवर करने के लिए मुझे बस एक और लेवल की ज़रूरत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अगले 2 या 3 दिनों में हो जाएगा। सैम, अगर आने वाले दिनों में गाँव में कोई भी बदलाव दिखे तो उन्हें डरने मत देना। उनसे कहना कि ये सब मेरी वजह से है। समझ गया। सैम ने मेरी तरफ चिंता से देखा। मैं इन दिनों बहुत थका हुआ लग रहा था। शुरुआत में जब मैंने उसे एक एक्सपेरिमेंट में मदद के लिए बुलाया था, उसके बाद से वो बस किनारे पर बैठा रहता था और मैं फिशिंग करता था। ये फिशिंग पूरा दिन चलती और वो बस मेरे बगल में शांति से बैठा रहता। वो गांव में चल रही ताज़ा गॉसिप के बारे में बातें करता। सैम ने मुझे आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। आखिरकार मैं अभी तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। मैंने सिर हिलाया। मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अब मैं बस जल्द से जल्द घर भागना चाहता हूँ। उस मामूली सी कैबिन की छतों से कई पिकल्ड फिश लटकी हुई हैं और अंदर से फिश सूप की खुशबू आ रही है। इस समय एलेना डिनर तैयार करने में बिजी है। मेरे घर से निकलने के बाद वे एलेना को उसकी माँ के पास ले गए। नतीजा ये हुआ कि बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। रिकवरी के कुछ दिनों बाद
एलेना बिस्तर से उठने लायक हो गई थी। असल में उसने सीधे खेतों में मदद करने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन डैनियल के बहुत जोर देने पर उसने घर के कुछ हल्के फुल्के काम किए। गाविन ने चारों तरफ देखा पर उसे अपने पिता की परछाई तक नहीं दिखी। इस वक्त तक तो पापा को खेतों से वापस आ जाना चाहिए था, है ना माँ? क्या पापा अभी तक नहीं आए? गाविन ने शक के साथ पूछा। वो दरअसल तुम्हारे जाने की कुछ देर बाद ही चले गए थे। चौथे चाचा ने बुलाया और मना कर दिया। एलेना ने कहा कि उन्हें विलेज चीफ की मदद के लिए बुलाया गया है और वो अब तक वापस नहीं आए हैं। जाओ देखो कि क्या वो वहीं है। खाने का समय हो गया है। वो अब तक क्यों नहीं आए? वो विलेज चीफ के घर के दरवाजे के पास पहुंचा। गैविन ने देखा कि एक दो गांव वाले चीफ के घर में फर्नीचर ले जा रहे थे। अंदर से शोर आ रहा था। कभी कभी भारी चीजों के हिलने की आवाज सुनाई देती थी। अंदर क्या चल रहा है? गैविन हैरान था। वो अंदर गया और देखा कि उस छोटे से कमरे में गांव के बुजुर्गों की भीड़ लगी थी। जहां तक बानी की बात है, वो घर के बीचों बीच खड़ा होकर लगातार निर्देश दे रहा था। थोड़ा और लेफ्ट में, हे, थोड़ा और राइट में, बस बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही। विलेज चीफ, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये चेयर अंकल बेन की सबसे कीमती चीज नहीं है? वो उस पुरानी चीज को बहुत संभाल कर रखते हैं। आप उसे यहाँ क्यों ले आए? विलेज चीफ, क्या आपने उन पर जादू कर दिया है? बेशक नहीं, मैं इतना काबिल नहीं हूं। आरी मुस्कुराया। वो दरवाजे के पास गया और उसके फ्रेम को छुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। मैं बस बाकी लोगों के साथ इस बारे में बात कर रहा हूँ। वे अब गांव के घर में रह रहे हैं। इस घर को खाली करके इसे फर्स्ट मोनार्क के लिए छोड़ रहे हैं। इसे बॉस के लिए छोड़ रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा था। हाँ, गांव में यही एक ढंग की जगह है। ये मेरा पुराना घर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि फर्स्ट मोनार्क हमारे गांव में आराम करने आएंगे। हम फर्स्ट मोनार्क को अपने साथ नहीं सुला सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी फैल जाएगी और हर कोई अपना सामान उठा लाएगा, लेकिन मैं बॉस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे यकीनन यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने अपना सिर हिलाया और सीधे कहा, अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि ये घर बस खाली ही पड़ा रहेगा। बारी ने कहा, सच कहूं तो वो यहाँ रहते हैं या नहीं ये एक बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या करते हैं ये दूसरी बात है। साफ बात यह है कि घर अब खाली है और सब अपना सामान ले आए हैं। हम उनसे ये तो नहीं कह सकते कि इसे वापस ले जाओ, है ना? मैंने सिर घुमाकर सबको देखा। वे सब मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला रहे थे। सब सामान आ चुका है। ये तो मेरी जान निकाल रहा है। मैं अब दोबारा सामान नहीं हटाना चाहता। सैम ने कहा कि अगर किसी ने भी चोरी छिपे ये सामान ले जाने की हिम्मत की तो वो उनकी टांगें तोड़ देगी। ये तो बस लकड़ी की कुछ चीजें हैं। जो सामान यहाँ लाया गया है उससे इनकी क्या तुलना? तुम फर्स्ट मोनार्क की मेहरबानी से इनकी तुलना नहीं कर सकते। हर कोई इस बात से सहमत है। सही कहा, बिल्कुल सही। ओह, मैं इतने समय से विलेज चीफ हूँ पर मैंने इन्हें कभी इतना एक्टिव नहीं देखा। आमतौर पर जब वे सुनते हैं कि कोई काम है तो वे खरगोश से भी तेज भागते हैं। बारनी वापस जाने की सोच ही रहा था कि तभी किसी ने एक तगड़ी मुस्कान के साथ कहा, मेरे विलेज चीफ, अगर आपके पास लॉर्ड की आधी ताकत भी होती तो आप गोजन को जैसे चाहे वैसे हुक्म दे सकते थे। वो तो रोज आपका लैट्रीन तक साफ करता। सब ठहाके मारकर हंसने लगे। बारनी अपने सामने इस खुशहाल नज़ारे को देखकर बहुत संतुष्ट था। कितने साल बीत गए थे जब से गांव की पैदावार साल दर साल कम होने लगी थी। यहाँ तक कि नदी भी सूख गई थी। कितना वक्त हो गया जब मैंने सबको इतना खुश देखा था। ये सब इमॉर्टल लॉर्ड की वजह से है। गोजन, अपने पिता को ढूंढ रहे हो? वो पीछे हैं। बार्नी ने रास्ता दिखाया और गोजन को उन्हें ढूंढने का इशारा किया। गोजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काफी देर हो गई है। माँ ने मुझे तुम्हें खाने के लिए बुलाने भेजा है। डैनियल ने आसमान की तरफ देखा और अपना माथा पीटा। धत, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। चलो वापस चलते हैं। पिताजी, मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहता हूँ। मैं बॉस की हिफाजत करना चाहता हूँ, गोजन दृढ़ता से बोला। जब से नदी सूखी थी और गांव का खाना दिन ब दिन कम होता जा रहा था, तब से अपनी ताकत बचाने के लिए गोजन ने ट्रेनिंग में सारी दिलचस्पी खो दी थी। उसने इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया था। उसने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया था। अपने बेटे को अपनी विरासत को आगे बढ़ाते देख पिता कुदरती तौर पर खुश था। लेकिन क्या वाकई एक इमॉर्टल को अपनी रक्षा के लिए इंसानों की जरूरत है? डैनियल ने सोचा। फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है, कल से हम फिर शुरू करेंगे। अगले दिन गांव में बार्नी के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। वे सब एक साथ बोल रहे थे। क्या तुम ये कह रहे हो कि जांग विलेज के लोग यहाँ सामान चुराने आए थे? बार्नी ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, शुक्र है कि लाओ परिवार के बच्चे ने उसे देख लिया, वरना मेरे परिवार की मछली वो इंसान चुरा ले जाता। आसपास के लोगों ने गुस्से में उसका साथ दिया। जैंग विलेज के लोग बहुत ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। आमतौर पर जांग विलेज के लोग पानी और जमीन के लिए हमसे मुकाबला करते हैं, लेकिन अब वे सीधे हमारे गांव में चोरी करने आने लगे हैं। हाँ, ये वही मछली है जो हमें इमॉर्टल लॉर्ड ने दी थी। भले ही हमें वो वापस मिल गई, लेकिन हम इस बेइज्जती को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। चीफ, हमें जांग विलेज के लोगों से कहना होगा कि वो उस इंसान को हमारे हवाले करें। हद हो गई तो हम उनसे फिर से लड़ेंगे। पिछली बार का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। चीफ, बताइए हम कब हमला करेंगे? भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब लड़ने के लिए तैयार थे। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वे खुद हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। बार्नी ने कुछ पल सोचा और धीरे से अपना सिर हिलाया। ज्यादातर लोग अचानक समझ गए। वे समझ गए कि विलेज चीफ का क्या मतलब था। अगर जांग विलेज के लोग बाद में यहाँ आए तो उन्हें तुरंत खबर देनी होगी। तब तक उनसे बहस मत करना।
बारनी ने कहा। मैं मन ही मन थोड़ा गला साफ करने की आवाज चिंतित महसूस कर रहा था। आखिरकार दोनों गांवों के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी थी। मुझे डर था कि कहीं गांव वाले खुद को लड़ने से रोक ना पाए। हालांकि बारनी ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि कमरे में किसी ने उसका विरोध नहीं किया। वे बस खामोशी से सिर हिलाने लगे। उसने फिर से सोचा और तुरंत समझ गया, क्या ये जांग विलेज पुराने लू विलेज का ही एक छोटा रूप नहीं है?